Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic which we are going to discuss is counting the number of possible outcomes. The name of the chapter is Counting Methods and Probability. First of all, we have to understand that why we need this chapter and why we need counting methods. So, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ द काउंटिंग मेथड्स। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है काउंटिंग मेथड्स की? बेसिकली हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि टू फाइंड आउट द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के अक्कर होने का चांस आपने फाइंड आउट करना है। इवेंट क्या होता है? इवेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू थ्रो अ कॉइन, अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उसमें हेड आ जाए, तो हेड का आना एक इवेंट है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हेड अगर एक इवेंट है तो हेड इवेंट के अक्कर होने का चांस क्या है, यानी कि हेड इवेंट है तो हेड के अक्कर होने का चांस क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आपको जो है वो फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के साथ। तो इट्स मीन कि आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स को काउंट करने की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो कॉइन को थ्रो करके आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड और एक टेल। या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह से अगर आप थ्रो करते हैं टू कॉइन्स को, अगर आप दो कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए या दोनों के ऊपर टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले के ऊपर हेड आए दूसरे वाले पर टेल आए, या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आए दूसरे वाले पर हेड आए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं चार। इसी तरह से अगर हम तीन कॉइन्स को थ्रो करते हैं, चार कॉइन्स को थ्रो करते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने किस तरह फाइंड हो सकते हैं? इन चीजों को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दो कॉइन्स के लिए तो बड़ा आसान था, आपने मैन्युअली कर लिया कि ठीक है दोनों पे हेड आ सकते हैं या दोनों पे टेल आ सकता है। एक पर हेड और एक पर टेल, एक पर टेल और एक पर हेड, यानी कि चार पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तीन के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, चार के लिए उससे भी ज्यादा, पांचवे के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लिहाजा हमें मेथड चाहिए जिसके जरिए हम पॉसिबल आउटकम्स को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो हम आज उन पॉसिबल मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके जरिए हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि देखें, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस यानी कि एक लूडो का जो दाना है जिसको आप डाइस कहते हैं, अगर आप उसको थ्रो करते हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स होते हैं। या वन आ सकता है, या टू आ सकता है, या थ्री आ सकता है, फोर, फाइव या सिक्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स बनते हैं। बहुत आसान है कि ओके, अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो देयर आर सिक्स पॉसिबल आउटकम्स। और अगर आप दो डाइसेस को थ्रो करते हैं तो फिर क्या हो सकता है? वन वन आ सकता है, वन टू आ सकता है, वन थ्री आ सकता है, वन फोर आ सकता है, वन फाइव, वन सिक्स। इसी तरह से टू के साथ वन आ सकता है, टू के साथ टू आ सकता है, टू के साथ, तो इस तरह के टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो ये पॉसिबल आउटकम्स के लिए आप एक मेथड आपने डेवलप किया। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 36। आपने एक मेथड डेवलप कर लिया कि अगर एक डाइस के टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स हैं, दूसरे के भी सिक्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितने पॉसिबल आउटकम्स बने? 36। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक डाइस को और एक कॉइन को थ्रो करते हैं आपस में, इकट्ठे एक डाइस को कॉइन को, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? ऐसा हो सकता है कि टेल के साथ वन आ जाए, टेल के साथ टू आ जाए, टेल के साथ थ्री आ जाए, टेल के साथ फोर आ जाए, टेल के साथ फाइव आ जाए, टेल के साथ सिक्स आ जाए। या ऐसा हो सकता है हेड के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कोई आउटकम आ जाए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके 12 बनेंगे। सो एक मेथड जो हमने सबसे पहले अभी पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करने का सीखा वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है? यानी कि वो ये कहता है, प्रोडक्ट मेथड, सॉरी, प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास एक जो है वो डाइस के को थ्रो करते हैं आप, तो उसके पॉसिबल आउटकम सिक्स हैं, तो दो के पॉसिबल आउटकम सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं और एक कॉइन को थ्रो करते हैं, तो कॉइन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं टू और डाइस के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सिक्स। तो टू सिक्स क्या हो जाएगा? 12। तो आपको प्रोडक्ट मेथड से फौरन आप फाइंड करने के लिए कामयाब हो गए, आपको फौरन आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही।
क्योंकि आपको प्रोडक्ट मेथड के जरिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर एक के लिए पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो ये नहीं होता कि आपने जस्ट प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है। आपके पास प्रोडक्ट रूल भी यूज होता है, आपके पास फैक्टोरियल भी यूज होता है, कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, और परमुटेशन भी यूज होता है। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना सीखेंगे आज। लेकिन सबसे पहले भी हमने जो प्रोडक्ट मेथड सीखा, अब उसकी आप एग्जांपल भी देख लें। ये आपके पास एग्जांपल है कि अ लेडी हैज 10 पेयर्स ऑफ शूज एंड 12 ड्रेसेस। अगर एक लेडी के पास 10 शूज हैं और 12 जो है वो ड्रेसेस हैं, तो अगर उसने इसको कॉम्बिनेशन में पहनना हो तो ऐसा हो सकता है कि वन पेयर ऑफ शूज वो फर्स्ट ड्रेस के साथ पहन ले, या वन पेयर ऑफ शूज सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, 12 के साथ पहन ले। और ऐसा भी हो सकता है सेकंड पेयर ऑफ शूज 12 ड्रेसेस के साथ पहन ले, थर्ड पेयर ऑफ शूज थर्ड 12 ड्रेसेस के साथ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। तो इस तरह के टोटल पॉसिबल कितने आपके पास बनेंगे आउटकम्स, वो बनेंगे 120, क्योंकि आपको पता है 10 पेयर ऑफ शूज के जो है 10 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10 है, और 12 ड्रेसेस के पॉसिबल आउटकम्स 12 हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यू विल गेट 120। तो इट्स मीन कि आपके पास 120 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उनको पेयर्स बन सकते हैं पॉसिबल, जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसी तरह से अब आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि अगर आपके पास एक कार मैन्युफैक्चरर जो है वो जो स्टाइल है उसकी कार का वो सिडान है, हैचबैक है, सॉफ्ट टॉप है, यानी कि 3 उसके पास बॉडी स्टाइल हैं, 15 उसके पास 15 कलर्स हैं, 9 उसके पास जो है वो इंटरनल ट्रिम है, और इंजन साइज उसके 3 टाइप्स के हैं। तो वो कहता है कि टोटल कार के कितने आपके पास उसके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, वो कितनी वैरायटी कार्स में दे रहा है, टोटल पॉसिबल कार वैरायटीज कितनी है। तो आपको पता चल गया कि 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, तो 1215 वेरिएशंस उसकी कार के अंदर मौजूद हैं। दिस इज द प्रोडक्ट मेथड टू फाइंड आउट द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, now we are moving towards the next method, that is permutation. अब सवाल ये पैदा होता है कि when we will use product method and when we will use permutation। सबसे पहले तो product method हमने सीख लिया कि ओके अगर हमें combinations चाहिए ना, पेयर्स चाहिए, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो 3 बुक्स हैं, और आपके पास 3 जो है वो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं नोटबुक्स हैं। तो एक बुक 3 नोटबुक्स के साथ अरेंज हो सकती है, दूसरी बुक 3 नोटबुक्स के साथ अरेंज हो सकती है, तो 3 2 6, तो टोटल 6 पेयर्स आपके पास इस तरह के बन सकते हैं। लेकिन परमुटेशन आपके पास कब यूज होता है? परमुटेशन आपके पास यूज होता है कि जब आपके पास आपने अरेंजमेंट करनी हो, लाइक आप इसकी एग्जांपल देखें। वो कहता है कि कंसिडर द वेज ऑफ अरेंजिंग 3 लेटर्स। आपके पास 3 लेटर्स हैं, ए बी एंड सी। इन 3 लेटर्स को आप अरेंज करना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इन 3 के पेयर्स कितने बन रहे हैं, हम पेयर्स की बात नहीं कर रहे, कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी वेज these 3 letters A, B and C can be arranged। आप इन 3 लेटर्स को A, B, C को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, जैसे कि A, B और C, ये 3 लोग हैं, ए बी सी, ये मूवी देखने गए हैं, इनकी साथ साथ की सीट्स हैं। तो ये कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि ए बी सी इकट्ठे बैठे हैं, ऐसा हो सकता है कि ए के साथ सी बैठे और सी के साथ इस साइड पर बी बैठे, ऐसा हो सकता है बी के साथ ए और ए के साथ फिर सी बैठे, इस तरह भी हो सकता है कि बी सी ए या सी ए बी और ए बी ए। इस सॉरी, ये ए बी ए नहीं है, ये सी बी ए है, सॉरी दिस इज सी बी ए, ये यहाँ पर बुक में मिस्टेक है, इसको सी बी ए कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखें कि टोटल 6 वेज हैं, कि 6 वेज के जरिए आप इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो एक चीज आपको अंडरस्टूड हो गई कि व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ 3 बुक्स हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ, ये 3 बुक्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकती हैं? तो आप देखेंगे टोटल बुक्स 3 है, 3 की 3 बुक्स को आपने अरेंज करना है। जब आपने 3 की 3 बुक्स को अरेंज करना हो तो आपके पास यूज होता है फैक्टोरियल। बेसिकली दिस इज permutation is one of the way, factorial is one of the way of permutation। so हम यहाँ पर permutation की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर factorial की बात करेंगे कि हम क्या यूज कर लेंगे, factorial। factorial क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखें, आपके पास 3 बुक्स हैं, तो आप 3 का क्या ले लें, फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 1, 3 2 ज़र 6, 6 1 ज़र 6। तो अगर आपके पास 3 बुक्स अवेलेबल हो तो इन हाउ मैनी ways 3 books can be arranged? 3 books can be arranged in 6 ways. 3 बुक्स जो है वो 6 तरीकों से अरेंज की जा सकती हैं। ओके, ऐसा हो सकता है इंग्लिश के साथ आप मैथ्स की बुक रखें और फिर उर्दू की बुक रखें। ऐसा हो सकता है इंग्लिश के साथ पहले आप उर्दू की बुक रखें फिर मैथ्स की बुक रखें। और यही काम आप मैथ्स की बुक के साथ कर सकते हैं कि मैथ्स के साथ पहले इंग्लिश रखें बाद में उर्दू रखें। या ऐसा हो सकता है मैथ्स के साथ पहले आप उर्दू रखें बाद में इंग्लिश रखें। इसी तरह से उर्दू पहले आप रखें उसके बाद मैथ और फिर इंग्लिश रखें। ऐसा भी हो सकता है उर्दू पहले रखें बाद में इंग्लिश और फिर मैथ रखें। तो इस तरह के टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास बनेंगी। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने जो है वो 3 लेटर्स को अरेंज करना है, ए बी और सी आपके पास 3 लेटर्स हैं, तो ये 3 लेटर्स आपके पास कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? तो ये 3 लेटर्स आपके पास टोटल 6 तरीकों से 6 वेज हैं इसको अरेंज करने के। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ? अब 5 ऑर्नामेंट्स और 5 के 5 को ही आपने अरेंज करना है और 5 के 5 डिफरेंट है। उसने ये बताया डिफरेंट, अगर उनमें से सेम होते तो फिर वे नंबर ऑफ वेज कुछ चेंज हो जाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। लेकिन फॉर द टाइमिंग हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हैं और 5 के 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? सो यू हैव टू टेक द फैक्टोरियल ऑफ 5। आप 5 का फैक्टोरियल ले लेंगे। ओके, अच्छा जी। देन आपके पास है कादिर हैज 4 सिस्टर्स हु रिंग हिम वंस एवरी सैटरडे। वन हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ फोन कॉल्स कुड बी देयर? देखें उसकी 4 सिस्टर्स हैं, 4 की 4 सिस्टर्स एक वीक में एक सिस्टर कॉल करती है। तो अब जरी बात है, लेट्स सपोज उसकी 4 सिस्टर्स हैं ए बी सी एंड डी। पहले सैटरडे में कॉल की ए ने, सेकंड में कॉल की बी ने, थर्ड वीक में कॉल की सी ने, फोर्थ वीक में कॉल की डी ने। ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्स्ट वीक में कॉल कर लेती बी, सेकंड वीक में कॉल करती ए, थर्ड में कॉल करती सी और फोर्थ में कॉल करती डी। ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्स्ट वीक में कॉल करती बी, सेकंड में कॉल करती सी, फिर डी और फिर ए। तो इस तरह के कितने पेयर्स बन सकते हैं? यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉसिबल आउटकम्स। तो अगेन यू हैव टू टेक द फैक्टोरियल ऑफ 4। आप 4 का फैक्टोरियल ले लेंगे क्योंकि 4 के 4 अरेंज हो रहे हैं, तो 4 का फैक्टोरियल ले लेने से आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट उसने कहा हाउ मेनी वेज 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड? तो 8 ऑब्जेक्ट्स का 8 का फैक्टोरियल ले लें, यू विल इजीली गेट द आंसर। नाउ अगेन परमुटेशन। अभी हमने परमुटेशन में पढ़ा फैक्टोरियल, अब हम परमुटेशन में पढ़ रहे हैं आइडेंटिकल आइटम्स। फैक्टोरियल में ही हम देख रहे हैं कि परमुटेशन में ही हम देख रहे हैं कि अगर आइडेंटिकल आइटम्स हो, आइडेंटिकल आइटम्स से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जिम, ये वर्ड है जिम, इसमें 3 लेटर्स हैं। ये 3 लेटर्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? ये 3 लेटर आपके पास 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज हैं इसको अरेंज करने के। लेकिन अगर मैं एक वर्ड दे दूं आपको आ, 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 आना, चलें एक वर्ड है आना, ए एन ए। इसमें ये 3 वर्ड तो हैं लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। ये कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि ए के साथ आपने रखा एन को फिर ए को। ऐसा भी हो सकता था कि आप ए को रखें इस ए के साथ। अब कौन सा ए पहले है कौन सा बाद में? ये तो डिफरेंट एज तो नहीं है, ये तो ए ही है। जब आपके पास सिमिलर आइटम साथ आ जाएं तो आप क्या करते हैं, जो टोटल लेटर्स हैं 3, 3 का फैक्टोरियल आप ले लेंगे। लेकिन जो आपके पास नंबर मैच हो रहे हैं लाइक ए और ए एक जैसे हैं, सर आप आवाज बहुत कम आ रही है। ओके देखें, जब आपके पास 3 लेटर्स हैं, अब आ रही है वॉइस सिद्रा? आई ऑडिबल नाउ? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, तो अगर आपके पास 3 लेटर्स हैं डिफरेंट, तो उनके लिए 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। बट अगर 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स ऐसे हैं कि उनमें वो क्या है, उनमें से एक लेटर जो है वो सेम है, यानी कि 2 लेटर्स तो सेम है ना, ए और ए,
जब आप इसको अरेंज करेंगे तो फिर आपने 3 के फैक्टोरियल को डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको साथ में, किसके साथ, 2 के फैक्टोरियल के साथ। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। गॉट इट? देखें, अगर आपने जिम को अरेंज करना था तो ऐसा हो सकता था कि आपने पहले जी रखा बाद में वाई फिर एम, ऐसा भी हो सकता था आप पहले जी को रखें बाद में एम फिर वाई, ऐसा हो सकता था पहले वाई को रखें बाद में जी को और फिर एम को, ऐसा हो सकता था पहले वाई रखें फिर एम और फिर जी। लेकिन जब हम एना की बात करते हैं, इस वर्ड की बात करते हैं, ए एन ए की, हम अगर इसमें ऐसा रखते हैं कि पहले हमने ए रखा फिर एन रखा और फिर ए, तो अब अगर हम दोबारा से मैं कहता हूं कि अगर हम पहले एन को रखते हैं बाद में ए को रखते हैं और बाद में इस ए को, तो इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन क्या बची है? इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? कोई और अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है? इसके अलावा आपके पास आपके पास और कोई अरेंजमेंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसमें दो लेटर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ अरेंजमेंट सब आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के फैक्टोरियल के साथ। जब आप 3 के फैक्टोरियल को 2 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास राइट नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। 3 का फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब एक और अरेंजमेंट बन रही है, दैट इज ए एन। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स बन रही है, 1 2 और 3। ये 3 के अलावा नहीं बन रही कोई भी पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर उसने आपसे यही कहा, ये जो एग्जांपल है उसने थोड़ी आपके लिए टफ कर दी है, इसको टफ नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ए बी सी डिफरेंट लेटर्स है, लेकिन आप सपोज करें कि ए बी सी जो है वो इनमें सेम ही है, तो इसका इस तरह से इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने आपके साथ ये एग्जांपल शेयर की है कि अगर आपके पास 3 लेटर्स हैं डिफरेंट है तो उसको अरेंज किया जा सकता है 6 तरीकों से। लेकिन अगर 3 लेटर्स हैं उनमें से 2 लेटर्स एक जैसे ही हैं तो फिर आप उसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगी कि अब आप इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं 3 तरीकों से। ओके, और Okay, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये आपके पास एक और एग्जांपल आ गई। अब ये देखें, ये एग्जांपल आपके लिए थोड़ी ज्यादा कन्वीनियंट होगी कि देखें 3 लेटर्स हैं ए बी और बी। अब ए और बी और बी को जब आप अरेंज करना चाह रहे हैं तो जारी बात है अब आपके पास तो अरेंजमेंट ये बन सकती है कि आप एक रखें ए रखें, फिर आप बी और फिर बी। अब आपके लिए तो वो दूसरी अरेंजमेंट डिफरेंट तो नहीं है ये वाली अरेंजमेंट कि अब आप कहें कि सर मैंने ये वाला बी पहले रखा था अब मैं ये वाला बी पहले रख रहा हूं, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। और भी बी तो बी है। सो इट्स मीन कि आपको फिर यहां पर जब सेम लेटर्स आ जाएं तो उसके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड भी करना होता है। तो आपके पास 3 अरेंजमेंट्स बचेंगी। अब आप नेक्स्ट देखें, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लें, उससे आपको और थोड़ा सा अच्छा अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 ऑब्जेक्ट्स बी अरेंज्ड इफ 3 आउट ऑफ देम आर आइडेंटिकल। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से 3 एक जैसे हैं, उनको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। फिर वो कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 7 ऑब्जेक्ट्स बी अरेंज्ड इफ 4 ऑफ देम आर आइडेंटिकल। तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। और फिर उसने कहा हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स इन पाकिस्तान बी अरेंज्ड। अब अगर पाकिस्तान वर्ड के सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो उसका फैक्टोरियल ले लेते। टोटल इसके लेटर्स 8 बनते हैं तो 8 का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें ए एक दो हैं एक जैसे और इसमें आपके पास कोई और एक जैसा नहीं है, तो ए दो जो एक जैसे हैं 2 को फैक्टोरियल के साथ हम इसको मजीद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब हम परमुटेशन ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब परमुटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। यानी कि एक तो हमने हमने पढ़ा परमुटेशन कि अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 के 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना हो तो आप 3 का फैक्टोरियल ले लें। लेकिन अगर उसमें आपने 3 एलिमेंट्स को अरेंज करना है, 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है जिनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो फिर हम 3 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देते हैं 2 के फैक्टोरियल के साथ। वो एक अलग प्रोसीजर था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उन 6 में से वो 6 के 6 डिफरेंट है और 6 के 6 क्या है, डिफरेंट, लेकिन हम 6 में से अरेंज सिर्फ 3 को करना चाह रहे हैं। अरेंज हम सिर्फ 3 को करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, 6 परमुटेशन 3 के हैं आपके पास 6 बुक्स। देखें आप, चलें इसको मैं थोड़ा आसान करता हूं। 3 बुक्स हैं आपके पास, इंग्लिश उर्दू और मैथ। आपके पास 3 बुक्स हैं, इंग्लिश उर्दू और मैथ, ये 3 बुक्स हैं। मैं आपसे कहता हूं 3 में से आपने 2 अरेंज करनी है, 3 में से आपने 2 अरेंज करनी है। तो आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि इंग्लिश के साथ पेयर बना लें, किसका, उर्दू का।
या आप इंग्लिश के साथ पेयर बना लें किसका, मैथ का। ओके, या ऐसा हो सकता था कि आप उर्दू के साथ पेयर बना लें मैथ का, ऐसा ही है ना। अब Yes, सब sir. अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, इंग्लिश उर्दू का एक पेयर बन गया, इंग्लिश मैथ का एक पेयर बन गया, उर्दू और मैथ का एक पेयर बन गया। ये तीन पेयर्स हैं, लेकिन तीनों के तीनों पेयर्स क्या है, टोटली डिफरेंट है। ऐसे ही है, ये भी तो पेयर हो सकता था। आप कहते हैं सर इंग्लिश और उर्दू का आपने पेयर बनाया, उर्दू और इंग्लिश का भी तो बन सकता था ना। आप इसके मजीद दो पार्ट्स कर दें, इसके इसको और अरेंज कर दें, उर्दू और इंग्लिश, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन ही है ना, जो कि डिफरेंट है किससे, इंग्लिश उर्दू से थोड़ा डिफरेंट हो गया, उर्दू और इंग्लिश। इसमें अरेंजमेंट मैटर कर रही है, आपने अरेंजमेंट को भी मैटर करवा दिया। आपने कहा ठीक है सर, मैं 3 बुक्स में से 2 के पेयर्स बनाना तो चाह रही हूँ, बट एक पेयर हमारे पास ऐसा हो सकता था जो इंग्लिश और उर्दू का होता, एक पेयर ऐसा होता जो उर्दू और इंग्लिश का होता है। ये दोनों मैंने कहा ये डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसी तरह से आपने एक पेयर बनाया इंग्लिश और मैथ का, तो आप ऐसा भी तो बना सकते थे मैथ और इंग्लिश का, 3 में से 2 के पेयर्स, तो ये भी तो एक बन सकता है ना पेयर। इसी तरह से आपने एक पेयर बनाया उर्दू और मैथ का, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि आप मैथ और उर्दू बना लेते। तो अगर हम परमुटेशन की बात करें, तो परमुटेशन ये कहता है कि अगर आप 3 परमुटेशन 2 यूज कर लें, तो 3 परमुटेशन 2 का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आपको ये चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा जब आपके पास ऑर्डर मैटर करता हो, अगर आपके पास ऑर्डर मैटर करता है और आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करवाना है, यानी कि 3 बुक्स में से आप सिर्फ 2 बुक्स के कॉम्बिनेशंस बनाना चाहते हैं, तो आप परमुटेशन यूज करेंगे अगर आपके लिए ऑर्डर मैटर करता है तो। यानी कि अब आप देखें, परमुटेशन का फार्मूला है एन का फैक्टोरियल, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको आप अरेंज करना चाहते थे, लेकिन आप उनमें से करने कितने एलिमेंट्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, वो आप 3 बुक्स में से 2 बुक्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, तो 2 इज योर एक्स, 3 इज योर एन। तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 का होल फैक्टोरियल। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, मैं अभी आपको बता देता हूँ ये थोड़ा सा। ये आ गया 2 का फैक्टोरियल और फिर आ गया 3 - 2 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। तो देखें 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 जब डिवाइड होगा 2 के फैक्टोरियल के साथ तो आएगा 3। तो देखें एक तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था ना, हमने कहा इंग्लिश उर्दू का पेयर बना ले, इंग्लिश और मैथ का बना लेंगे, उर्दू और मैथ का बना ले। तो अगर तो हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम कहते हैं नहीं सर इंग्लिश उर्दू का पेयर हो या उर्दू इंग्लिश का पेयर हो, बात तो एक ही है, तो फिर तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे परमुटेशन का। इसको हम बेसिकली कहते हैं कॉम्बिनेशन। परमुटेशन के इस मेथड को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। ये आपके पास N3P2 नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा, 3C2। ये क्या कहलाएगा, 3C2। ओके, Okay, sir. ये 3C2 कहलाएगा। लेकिन अगर आपके लिए ऑर्डर मैटर करता है तो फिर आप यूज कर लेंगे 3P2। 3P2 का फार्मूला क्या होता है, उसमें नीचे एक्स का फैक्टोरियल आप नहीं डालते, तो फिर आपका आंसर 6 ही आएगा। जैसा कि अभी आपके साथ में आगे इसको शेयर कर लेता हूँ मजीद एग्जांपल्स के जरिए, तो आपको इसकी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आ, 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 तो ये डिफरेंस होता है परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में, कि अगर आप चाहते हैं कि ये देखें देयर आर 10 बॉल्स इन अ बैग, अगर आपके पास बैग में 10 बॉल्स हैं और 10 बॉल्स आपके पास क्या है, डिफरेंट है। आप चाहते हैं कि आप 10 बॉल्स में से जस्ट 3 बॉल्स को सिलेक्ट करें, और वो उसमें आपके लिए ऑर्डर भी मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, तो आप क्या यूज कर लें, 10 परमुटेशन 3। ऑर्डर मैटर करने से मुराद ये है कि अगर 10 बॉल्स हैं, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, एक बॉल सी है, डी है, आपके पास ऐसा हो सकता है ए बी और सी आ जाए, ऐसा हो सकता है ए बी और डी आ जाए, ए बी और ई आ जाए। लेकिन
कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी सी आ गया है तो फिर सी बी ए सी बी ए इनके आने से फिर कोई फर्क, वो डिफरेंट पेयर नहीं कहलाएगा, वो वैसा ही पेयर कहलाएगा। जैसा कि मैंने भी आपको ये ऊपर वाली एग्जांपल दी थी इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स की बुक के साथ, कि अगर आपके पास 3 बुक्स हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स, टोटल बुक्स 3 हैं, आप ये चाहते हैं कि 3 में से 2 बुक्स को अरेंज करें, तो 2 बुक्स के साथ पेयर्स बनाएं। तो एक पेयर आपके पास पॉसिबल क्या बना था, हमने बताया था कि एक पेयर हमारे पास हो सकता है इंग्लिश और उर्दू का, और एक हो सकता है उर्दू और मैथ का, और एक हो सकता है आपके पास इंग्लिश और मैथ का। तो ये 3 डिफरेंट पेयर्स हैं। ये आपके पास यूज होगा जब हम, हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर, क्योंकि अगर ऑर्डर मैटर करता होता तो फिर उर्दू इंग्लिश और इंग्लिश उर्दू दोनों डिफरेंट पेयर्स होते। लिहाजा जब हमारे लिए ऑर्डर मैटर करेगा तो हम परमुटेशन यूज करेंगे, और अगर हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। यहां पर हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 3 बुक्स में से आपने कितनी को अरेंज करना है, 2 को, तो आप क्या यूज करेंगे, 3 कॉम्बिनेशन 2। लेकिन अगर आपके लिए, आप कहते हैं नहीं सर मुझे 3 में से 2 बुक्स को अरेंज करना है, लेकिन उसमें इंग्लिश उर्दू एक अलहदा कॉम्बिनेशन है, उर्दू और इंग्लिश एक अलहदा कॉम्बिनेशन है, तो आप अभी भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन 3 में से 2 को अरेंज करना है, लेकिन आप यूज क्या कर ले, 3 परमुटेशन 2। तो 3 परमुटेशन 2 से आपके टोटल पेयर्स बनते 6, 3 कॉम्बिनेशन 2 में आपके टोटल पेयर्स बने हैं 3। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट अभी आपके साथ मैं जो एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूं उससे आपको ये टॉपिक मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे एग्जांपल, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि 6 फ्रेंड्स विजिट अ सिनेमा। अगर आपके पास 6 फ्रेंड्स एक सिनेमा विजिट करते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 सीट्स टुगेदर हैं, तो वो 4 सीट्स किस तरह से ऑक्यूपाई की जा सकती है, कितने तरीकों से। 6 फ्रेंड्स हैं, लेकिन अरेंज कितने स्टूडेंट्स आपने फ्रेंड्स को करना है, वहां पर 4 फ्रेंड्स को अरेंज करना है। तो 6 में से 4 फ्रेंड्स कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं, 6 में से 4 फ्रेंड्स कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि वी हैव टू यूज परमुटेशन और वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। हमें या तो परमुटेशन यूज करना है या हमें इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। 6 में से, क्योंकि हमने 6 फ्रेंड्स हैं, 6 के 6 डिफरेंट है, बट हमें उनमें से अरेंज कितने लोगों को करना है, 4 लोगों को अरेंज करना है। तो जब हमने 6 में से 4 लोगों को अरेंज करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है या हमें परमुटेशन यूज करना है, दोनों में से एक मेथड यूज करना है। बट क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट कि हम उसमें कॉम्बिनेशन यूज करें या परमुटेशन यूज करें। अब सवाल ये पैदा होता है, तो अब आप ये देखें कि अगर आपके पास 6 में से 4 फ्रेंड्स को अरेंज करना है, तो 4 फ्रेंड्स में ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखें, मैं अपने, हम 6 फ्रेंड्स के सिनेमा में, मेरी जारी बात है, फ्रेंड्स में सबकी आपस में हर एक के साथ आपकी लॉयजोनिक सेम नहीं होती है। आपकी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी लॉयजोनिक सेम होती है, तो वो 4 लोग जो एक जैसे, उन्होंने कहा यार हम 4 इकट्ठे बैठेंगे, ठीक है जी, एक तो कॉम्बिनेशन वो बन गया, लेकिन उन 4 में भी आप ऐसा कर सकते थे कि वो कहता है जी कि नहीं मैं इसके साथ बैठूंगा, जो है वो ए कहता है नहीं मैं बी के साथ बैठूंगा, बी कहता है नहीं मैं डी के साथ बैठूंगा, और डी कहता है कि नहीं मेरे साथ ई का होना जरूरी है, मैं इस तरह बैठूंगा। तो इट्स मीन कि जब आपके पास अरेंजमेंट मैटर करेगी तो आप परमुटेशन यूज करेंगे, और अगर आपके पास अरेंजमेंट मैटर नहीं करती तो आप क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इसकी एक एग्जांपल अभी मैं आगे आपको और बता दूंगा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या यूज कर सकते हैं, देखें आपको कंफर्म तो नहीं है कि अरेंजमेंट मैटर कर रही है या नहीं मैटर कर रही, तो आपकी मर्जी, आप कॉम्बिनेशन यूज करें या परमुटेशन यूज करें, दोनों तरीकों से जो आंसर आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड ट्रू। उसको ट्रू इसलिए कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये आपके पास अरेंजमेंट मैटर कर रही है या अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही। तो आपने 6 में से 4 फ्रेंड्स को अरेंज करना है, तो आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं और आप परमुटेशन भी यूज कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, जी ये नेक्स्ट आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये शोर थोड़ा सा कम कीजिएगा बेटा जी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर आप के पास 15 यूनिवर्सिटी हॉकी टीम है जिसमें 15 प्लेयर्स हैं, बट
कोच को 15 में से 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, कोच को 15 में से 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, तो हमें ये बात, तो कितने तरीकों से ये अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? ये बात तो कंफर्म है कि वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। हमें या यूज कर लेना चाहिए 15, या हमें यूज कर लेना चाहिए 15 परमुटेशन 11, या हमें यूज कर लेना चाहिए 15 कॉम्बिनेशन 11। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर 15 में से आपको 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, तो भाई 11 प्लेयर्स जो आप चूज करेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं ना। अब 11 प्लेयर्स का जो एक ग्रुप पूरा बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये 11 प्लेयर्स आपके आ गए, क्या ये आगे पीछे खड़े होने से इनके ऑर्डर को कोई फर्क पड़ना चाहिए? वो टीम तो वही रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है और एक स्टूडेंट सी है। मुझे 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं ए या बी को चूज कर लूं, या मैं ए और सी को चूज कर लूं, या मैं बी और सी को चूज कर लूं। अब अगर मैंने ए और बी को चूज किया, तो अगर आप कहें कि सर आप बी और ए को कर लेते, तो क्या ये डिफरेंट है? नो, इट इज नॉट डिफरेंट। मुझे 2 लोग सिलेक्ट करने थे कंपटीशन के लिए, 3 में से 2 लोगों को मैंने कंपटीशन में भेजना है, तो मेरे लिए वो पेयर ए बी हो या बी ए हो कोई फर्क नहीं है, तो मेरे लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? कॉम्बिनेशन यूज करूंगा कि 3 में से 2 प्लेयर्स मैंने सिलेक्ट करने हैं फॉर द कंपटीशन, तो वो मैं यूज करूंगा 3 कॉम्बिनेशन 2। लिहाजा मुझे यहां पर भी क्या यूज करना चाहिए? मुझे यहां पर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने 15 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स, तो वो उनके ऑर्डर से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 में से 11 प्लेयर्स जो भी सिलेक्ट होते जाएंगे, 11 11 वो होंगे 11 का ग्रुप। अब उनकी मजीद अरेंजमेंट के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे यहां पर परमुटेशन यूज करना ही नहीं चाहिए। मेंशन यहां पर भी नहीं है कि आपने कॉम्बिनेशन यूज किया या परमुटेशन यूज करें, दोनों से ठीक हो सकता था। लेकिन लॉजिक ये कहती है कि जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई जहरी बात है कि आपके पास 4 लोग हैं और आप 4 में से आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप 2 लोगों को अपने साथ पिकनिक पर लेकर जा सकते हैं, तो अब ए बी को मैं चूज कर लेता हूँ पिकनिक पर लेके जाने के लिए, आप क्या नहीं सर बी ए को कर लें, तो ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट तो नहीं होगा? ये वही कॉम्बिनेशन है, ए बी हो या बी ए हो। तो इट्स मीन के कॉम्बिनेशन में आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम आती हैं, नंबर ऑफ पेयर्स कम बनते हैं, क्योंकि वो जो ए बी पेयर है वो बी ए पेयर के साथ उसको डिफरेंट कंसिडर नहीं करता, वो उसको एक ही कंसिडर करता है। तो दैट्स द रीजन, अगर आपने 15 में से भी 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था, तो 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये था कि 15 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि 11 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन जो आपके पास पेयर बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसकी आपस की अरेंजमेंट वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगी। So this is all about today's lecture and hope so कि you have understood it। और अब आपके पास जो है वो इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। काउंटिंग मेथड्स आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया, प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर ईद वेकेशंस के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन काउंटिंग मेथड्स आपने बहुत अच्छे तरीके से इन छुट्टियों में जो है रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से समझ आ सके। ओके गाइस। Okay.